नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये विवाद अरसे से चल रहा है और एक बार फिर से गर्म हो गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसे नष्ट हुआ। क्या बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट किया या फिर कोई दूसरी ताकतें थीं जिनकी वजह से वो नष्ट हुआ। ये पूरा विवाद एक कम्युनल पोलराइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हिंदू मुसलमान का नरेटिव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको तथ्यात्मक रूप से देखें कि सच्चाई क्या है, ताकि हम एक गलत समझ ना बना लें और उस गलत समझ बनाकर हम कुछ गलत सोचने न लगें, करने न लगें। इसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ पटना में मौजूद हूँ और हमारे साथ प्रोफेसर ओपी जायसवाल हैं, जो कि लंबे समय से इतिहास पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस विषय पर भी लंबा शोध किया है और काफ़ी लिखा पढ़ा भी है। वो हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस विवाद के बारे में और विस्तार से जानते हैं। प्रोफेसर जायसवाल, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अरसे के बाद आपसे पहली मुलाकात हो रही है जी। तो मेरा पहला सवाल यही है, मैं थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय की हिस्ट्री के साथ जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। ये कब बना, कैसे बना और फिर यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हुई। हम उस पर बाद में जाएंगे कि ये कैसे खत्म हुआ, लेकिन बनने की भी कहानी अपने आप में एक दिलचस्प होगी। बहुत दिलचस्प है और वो इस तरह से है कि नालंदा मौलिक रूप में या मौलिक स्वरूप में आने के पहले वह एक विद्या के केंद्र के रूप में विख्यात हो चुका था। उसका कारण है कि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति के लिए महाप्रस्थान किया तो वे कपिलवस्तु से वैशाली आए। वैशाली से उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो वे फिर राजगृह आए। यहाँ के जंगलों में उस समय जो परिपाटी थी उसके अनुसार उन्होंने तपस्या रखकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ भी सफलता नहीं मिली तो वे बोध गया चले गए। बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन राजगृह के रहने के दरमियान बिंबिसार जो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई और कहा तो ये जाता है कि बिंबिसार ने उन्हें कहा कि मेरे साथ आओ और राजकाज में हाथ बटाओ और फिर तुम यहीं रह जाओ। वो महात्मा बुद्ध उस समय महात्मा बुद्ध जो उस समय बुद्ध नहीं बने थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे बोध गया चले गए, लेकिन वो आमंत्रण उनके दिमाग में था। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद जब महात्मा बुद्ध सारनाथ गए और वहाँ उन्होंने सबसे पहले 5 अपने पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया तो वहाँ इनकी ख्याति बहुत फैल गई और वहाँ का जो नगर सेठी का पुत्र था यश, उसने भी आकर ग्रहण किया बौद्ध धर्म और उसके साथ करीबन 250 लोग जो थे उनके मित्र, उन लोगों ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो एक्चुअली बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत सारनाथ से हुई और बाद में यश के पिताजी जो नगर सेठी थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसका नालंदा विश्वविद्यालय से क्या संबंध जुड़ता है? हाँ, उसका संबंध इसलिए मैंने बतलाया यह पृष्ठभूमि के रूप में कि यश के पिताजी के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात महात्मा बुद्ध को आर्थिक संकट नहीं हुआ क्योंकि वे नगर सेठी थे। तो कुछ दिनों के बाद महात्मा बुद्ध जब फिर बोध गया और राजगृह लौटे तो राजगृह में इन्होंने फिर बिंबिसार से मुलाकात की और यहाँ भी
इनका प्रभाव काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा। इस बीच में नालंदा के दो बहुत बड़े स्कॉलर सारीपुत और मोग्गलान, जिनका जन्म नालंदा के ही गांव में हुआ था, वे इनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो नालंदा शुरू से, जिस समय फॉर्मल रूप में नालंदा महाविहार बना नहीं था, उस समय एक बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। और ये जो विश्वविद्यालय का स्वरूप मिला, और कहा जाता है कि दुनिया भर से लोग आते थे और यहाँ ज्ञान प्राप्त करते थे, रहते थे, साधना करते थे, ये सिलसिला वहाँ कब से शुरू हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ 450 ईस्वी में, जब गुप्त कालीन या गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त प्रथम नाम के राजा ने शासन किया। उन्हीं के पीरियड में 450 ईस्वी में ये जो वर्तमान नालंदा रहा, उसकी शुरुआत हुई 450 ईस्वी। ये 450 ईस्वी में शुरू हुआ था बनना, या तब तक आकार ले चुका था? नहीं, इनफॉर्मल रूप में वो एक सिलसिला वहाँ शुरू था, लेकिन फॉर्मल रूप में यह 350 में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में आया। जी, तो जो खंडहर हम वहाँ देखते हैं, वो जो पहले जब पूरा सब कुछ रहा होगा, तो ये पूर्ण रूप में कब था, किस समय था? 450 से बनना शुरू हुआ, और उसके बाद करीब करीब गुप्तों ने, कुमार गुप्त के बाद भी, कुमार गुप्त 7th सेंचुरी नहीं, 4th सेंचुरी 450 5th सेंचुरी कहा जाए। उसके बाद इनके ही वंशज के कई लोग बौद्ध धर्मावलंबी बन गए, और उन लोगों ने भी खुले हाथ इसको बनाने में मदद की। और फिर इनके बाद, गुप्तों के बाद, हर्ष का पीरियड जब शुरू होता है, उस पीरियड में भी इसे बनाने में काफ़ी राजाओं ने योगदान दिया। तो लगभग 600-700 साल फिर इसी तरह से नालंदा में बिल्डअप होता रहा। जी, समय समय पर इसको आर्थिक संकट कभी नहीं हुई। और यहीं पर वेनसांग वगैरह भी आए। हाँ, उसकी कहानी ये है कि 3 बड़े महत्वपूर्ण चीनी यात्री आए, जिसमें पहला था फाहियान। उसका पीरियड 400 ईस्वी के आसपास है। उस समय तक नालंदा इस रूप में विकसित नहीं हुआ था, इसलिए नालंदा की चर्चा फाहियान ने नहीं की है। लेकिन 6ठी सदी में जब हुएनसांग आए, तो हुएनसांग ने उस समय तक नालंदा की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी के प्रभाव में हुएनसांग आए भी थे यहाँ, और हुएनसांग ने कई वर्षों तक यहाँ रहकर विद्या अध्ययन किया, बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद किया, बहुत सारी पुस्तकों को यहाँ से ले गए। उसके बाद करीब 7वीं सदी में इत्सिंग आते हैं, तो इत्सिंग ने भी यहाँ रहकर कुछ दिनों तक अध्ययन किया, और इन लोगों ने, खासकर हुएनसांग और इत्सिंग ने, बड़े विस्तार से नालंदा की प्रशंसा की है। जी, तो ये कब नालंदा का पतन होता है? क्या ये जो कहानी है कि बख्तियार खिलजी आया, उसने बिहार में जगह जगह बौद्ध विहारों पर हमले किए, और वही फिर नालंदा को नष्ट करने वाला है? देखिए, ये कहानी की शुरुआत मेरे ख्याल से वो पिछली सदी में इसकी शुरुआत हुई, और कुछ जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन वे काफ़ी चर्चित इतिहासकार रहे, उन लोगों ने बहुत
राजनीतिक कारणों से यह एक लिखा कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जला दिया है, जो 100% गलत है, मनगढ़ंत है। क्योंकि बख्तियार खिलजी आए बिहार जरूर, लेकिन उनके रास्ते में नालंदा पड़ता ही नहीं था। उन्हें जाना था बख्तियार खिलजी को सीधे नदिया, जो बंगाल का हिस्सा रहा है, और नदिया से उन्हें और आगे जाना था। तो उनके लिए जो रूट था, जो मार्ग था, वो था बिहार शरीफ से क्रॉस करते हुए, उसके आगे जंगल ही जंगल था। बिहार शरीफ से आगे क्रॉस करते हुए, जंगलों को पार करते हुए ये सीधे नदिया पहुंचते हैं। और अगर वे नालंदा की ओर जाते तो करीबन 8-10 किलोमीटर यह उसी के लिए सिर्फ, ये ध्यान में रखा जाए, वो यात्रा के क्रम में नहीं होता, वो यात्रा से इतर सिर्फ इसी के लिए उन्हें नालंदा जाना पड़ता, जिसके लिए उनके पास समय नहीं था। तो उनका मिशन दूसरा था। बख्तियार खिलजी यहाँ से होते हुए सीधे चले गए नदिया के बाद फिर बंगाल में कई जगहों पर फतह की, और उसके बाद फिर गुवाहाटी, आसाम चले गए। बख्तियार खिलजी का उद्देश्य ये नहीं था कि हम बौद्ध विहारों को जलाएं, लेकिन जो रास्ते में पड़े, और बख्तियार खिलजी ने ये समझा कि ये किसी राजा का महल है, इसके अंदर बहुत सारे सैनिक होंगे, तो उन सैनिकों से हमें निपटना पड़ेगा। तो इसके पहले कि सैनिक कुछ करें, बख्तियार खिलजी खुद ही एक्शन में आकर करके उनको नष्ट करता था। वहाँ राजनीतिक कारण था, वहाँ कोई मजहबी या धार्मिक कारण नहीं था। तो बख्तियार खिलजी के रास्ते में वे नालंदा आया ही नहीं। लेकिन बिहार शरीफ जो अभी आज के दिन में है, वहाँ एक नालंदा की ही तरह, नालंदा का छोटा सा रूप उदंतपुरी था। वो उदंतपुरी भी नालंदा का सेकंड कैंपस हम कह सकते हैं। वो सेकंड कैंपस के रूप में था, क्योंकि बहुत से प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि नालंदा से करीब 8-10 किलोमीटर के ही दायरे में था। तो सवेरे कुछ लोग आते थे, शिक्षक लोग, यहाँ दिन भर काम करके शाम में लौट जाते थे नालंदा। तो वो द्वितीय कैंपस के रूप में था। तो वो बख्तियार खिलजी के रास्ते में पड़ता था। उदंतपुरी को नष्ट किया, इसका स्पष्ट प्रमाण है। और बख्तियार खिलजी के साथ जो इतिहासकार आए, बख्तियार खिलजी के साथ जो इतिहासकार आए, मुस्लिम आक्रमण की पूरी कहानी मिनहाज उस सिराज के तबकात नाशरी, जो बख्तियार खिलजी के साथ था, उन्होंने पूरी कहानी लिखी है कि, और वह किताब, उस किताब में ये विवरण है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार के किले से सुरक्षित एक शहर पर हमले की तैयारी की, और वह रक्षा कवच पहने 200 घुड़सवारों के साथ किले के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा और अचानक हमला कर दिया। बेखौफ मोहम्मद बख्तियार खिलजी खुद महल के पीछे द्वार तक पहुंच गया और उसने किले पर कब्जा कर लिया और बहुत सारा धन लूट लिया। उस पुस्तक का रेफरेंस मैंने दिया है।
उस स्थान के निवासियों में अधिक संख्या में ब्राह्मण थे और सभी ब्राह्मणों के सिर मुड़े हुए थे। उन सभी को कत्ल कर दिया। लेकिन बाद में बख्तियार खिलजी ने जब पूरे किले पर फतह कर लिया तो कुछ विद्वानों को बुलाकर वहाँ से प्राप्त पुस्तकों को पढ़वाया तो मालूम हुआ कि यह कोई किला नहीं था, यह एक बौद्ध विहार था और उस बौद्ध विहार का नाम था उदंतपुरी, जो आज भी बिहार शरीफ जो आज शहर हो गया बन गया है वहीं पर अवस्थित। यहाँ मेरे एक सवाल है कि आपने बताया कि बौद्ध विहार था और वहाँ ब्राह्मण मिले, ये कैसे? वो स्पष्ट है कि उन सभी ब्राह्मणों के सिर मुड़े हुए थे, उन सभी का कत्ल करा दिया। वहाँ बड़ी संख्या में पुस्तकें थी और जब उसने मुसलमानों ने देखा कि उन्होंने उन पुस्तकों के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए हिंदुओं को बुलवाया तो सभी हिंदू मार डाले गए थे। किताबों की सामग्री से परिचित होने पर पाया गया कि वह पूरा किला शहर एक विद्यापीठ था जिसे विहार कहा जाता था। उपरोक्त विवरण बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने विहार पर आक्रमण किया था, न कि किसी किले के ऊपर। बख्तियार खिलजी ने जिस किले ने वहाँ बिहार पर कब्जा किया उसे उदंत विहार या उदंतपुरी कहते हैं। बाद में बख्तियार खिलजी को ये पता चला कि वे सारे के सारे बौद्ध धर्मावलंबी जी, गलतफहमी में वे उसे ब्राह्मण समझ रहा था जी। तो अब मेरा इससे जुड़ा अगला सवाल है कि जो बख्तियार खिलजी का समय है और जो वैशाली के नष्ट होने का समय है, वैशाली माफ कीजिए नालंदा का, ये दोनों क्या एक ही काल है, एक ही पीरियड में हुआ? नहीं, बख्तियार खिलजी यह भी एक बहुत बड़ा मिथ फैलाया जाता है कि बख्तियार खिलजी ने ख़त्म कर दिया, लेकिन जो इतिहास की किताबों को लोग पढ़ने से घबराते हैं, पढ़ते नहीं हैं और उनके मन में जो बात आती है वे लिख देते हैं। देखिए, बख्तियार खिलजी का पीरियड है 1100 1199 के आसपास का है, मतलब 12वीं सदी पहुंचने के पहले जी। लेकिन ये जो फैक्ट्स मिले हैं उसके अनुसार नालंदा का विनाश 1003 ईस्वी, मतलब तकरीबन 200 साल पहले, 100 साल पहले जी। तो प्रोफेसर जायसवाल ये बताइए कि ये पीरियड क्या है बख्तियार खिलजी के आने का और नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने का? करीबन 200 साल का फर्क हो जाता है, क्योंकि बख्तियार खिलजी का समय है 1197 और नालंदा महाविहार के जलने का पीरियड है करीब 10वीं सदी में किसी समय, क्योंकि 10वीं सदी का एक लेख नालंदा में ही मिलता है जिसको लोगों ने देखा नहीं या देखा भी तो नज़रअंदाज कर दिया। और वह लेख स्पष्ट कहता है करीब 1003 ईस्वी के आसपास का एक शिलालेख जो मंदिर स्थल 12 के पास मिला, वास्तव में यह बताता है कि यह विनाश आग के कारण हुआ। इस विनाश के दौरान कुछ चीज़ें बचा ली गई एवं नालंदा के पास तेल्हाड़ा के राजा बालादित्य द्वारा अनुदान दिया गया। हालांकि यह शिलालेख इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि आग कैसे लगी, तो उसकी चर्चा हमें तिब्बती बौद्ध ग्रंथों से मिलता है और वो ये है कि 2 तिब्बती लोक कथाएँ तीर्थिका की आग से नालंदा महाविहार के नष्ट होने की कहानी बताती है। 17वीं सदी के लामा तारनाथ के भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास और सुम्पा खां 18वीं सदी के पांग सैम जोंग जेंग
ने भी इन लोक कथाओं की तरह ही महाविहार के नष्ट होने की घटना का विवरण प्रस्तुत किया है। दोनों आख्यान बताते हैं कि नालंदा में काककुत्सिद्ध द्वारा निर्मित मंदिर के अभिषेक के दौरान युवा शरारती श्रमणों ने 2 तीर्थिका भिखारियों पर जूठन फेंक दिया और उन्हें बंद कर उन पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। इससे क्रोधित होकर उनमें से एक अपनी आजीविका कमाने चला गया और दूसरा एक वहीं पर गहरे गड्ढे में बैठकर सूर्य साधना में लीन हो गया। पहले 9 साल और फिर 3 और वर्षों की साधना के बाद मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद उसने यज्ञ कर चारों तरफ मंत्र सिद्ध राख बिखेर दी, जिससे तुरंत आग लग गई और इस आग ने सभी 84 मंदिर और ग्रंथों को नष्ट कर दिया। हालांकि 9 मंजिला रत्नोदधि मंदिर के ऊपरी मंजिल से पानी फेंककर कुछ ग्रंथों को बचा लिया गया। उपरोक्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी, जिसके परिणाम स्वरूप नालंदा महाविहार आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। तो ये जो जिक्र किया आपने, इसका मतलब है कि नालंदा विहार जलाया गया है एकदम ब्राह्मणों द्वारा। एकदम। और यह दुश्मनी ब्राह्मणों और बौद्धों की यह बहुत परंपरागत रही है जी। और उसके कारणों को अगर आप देखेंगे तो मैं 2-3 बातों में इसे स्पष्ट कर दूंगा। क्योंकि बुद्ध ने अपने दर्शन में ये कहा कि कोई भी चीज़ एक क्षण से ज़्यादा अस्तित्व में नहीं रहती है पूरे ब्रह्मांड में। और उसे प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि हम किसी नदी में प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए। मान लें कि सवेरे 6:25 पर हम प्रवेश करते हैं नदी की धार में और 6:50 पर निकलते हैं और हम ये कहते हैं कि 25 मिनटों तक मैंने फलना नदी में स्नान किया। बुद्ध का कहना है कि एक नदी में आप दो बार स्नान नहीं करते। नहीं, बुद्ध का कहना है उससे भी थोड़ा और आगे कि जिस समय 6:25 पर आपने स्नान के लिए प्रवेश किया और 6:50 पर निकले, कभी आपने महसूस किया कि नदी की धार के जिस जल कण ने आपके शरीर को 25 मिनट पर स्पर्श किया था और 50वें मिनट पर तो वो पता नहीं कितने किलोमीटर या कितने 100 या कितने कोस वो आगे निकल गया। तो ये जो निरंतर परिवर्तन हुआ क्षण क्षण, उसे आप अपनी खुली आंखों से आपने महसूस नहीं किया, लेकिन परिवर्तन तो हुआ। और वह परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो आप किताब को आप रख दें 10 साल के लिए और 10 साल या 15 साल के बाद अगर उसी पुस्तक के पेजों को आप पलटते हैं तो आप देखेंगे कि वो इतना ज़्यादा ब्रिटिल हो गया है, हिंदी भुरभुरा हो गया है कि जैसे ही आप हाथ में लेते हैं वो आपके हाथ में आकर चिपक जाता है जी। तो बुद्ध ने कहा कि कोई भी क्षण, एक क्षण से ज्यादा कोई भी वस्तु, ये तो दर्शन की बात है। मैं आ रहा हूँ जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड में एक क्षण से ज्यादा नहीं अस्तित्व में रहती है। तो जब एक क्षण से ज्यादा कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं रहती है तो ये जो ब्राह्मण धर्म का दर्शन है कि परमात्मा अनंत, आत्मा अनंत, ये कहाँ से संभव है? बुद्ध ने कहा कि ये सारी चीजें बेतुकी हैं और यहीं से ब्राह्मण धर्म ने समझा कि ये हमारे अस्तित्व पर खतरा है जी। इसीलिए ब्राह्मण धर्म ने शुरू से, जब से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, अपना एक लक्ष्य बना लिया कि बौद्ध धर्म को कैसे हम
समाप्त करें, बदनाम करें। और उसी सिलसिले में मैं एक लाइन और ऐड कर दूं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने जो काम किया वो किसी ब्राह्मण धर्मावलंबी राजा ने या सलाहकार ने या मंत्री ने वैसा काम नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद महात्मा बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश की गई, अशोक को बदनाम करने की कोशिश की गई, यद्यपि कि कुछ दिनों के बाद इसका तो एक लंबा इतिहास है, बौद्धों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, उसमें पुष्यमित्र शुंग का भी नाम वही मैं वही आ रहा हूँ कि जब वे सफल नहीं हो पाए सही ढंग से तो उन्होंने बहुत गलत ढंग से पुष्यमित्र शुंग ने जो वृहद्रथ अशोक का प्रपौत्र था, उसके सैनिक परेड में उसकी हत्या कर दी और ब्राह्मण धर्म वो अपने सत्ता में बैठ गया और ब्राह्मण धर्म की शुरुआत की। लेकिन एक बात और मैं ऐड कर दूं कि वो ब्राह्मण धर्म 28 वर्षों से ज़्यादा नहीं चला और टोटल ब्राह्मणों का जो धर्म रहा, पुष्यमित्र शुंग या कण्व वंश या फिर और दूसरे छोटे छोटे राज्य हुए, उन लोगों ने पूरे भारत में 128 वर्षों तक राज किया जी। 128 वर्षों के आगे और न पीछे कभी भी लोग नहीं हासिल कर पाए। तो ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया, एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं। इसके पूरे ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, एकदम, ये पूरा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। दूसरा जो मिथ है, जो झूठ फैलाया जाता है कि बख्तियार खिलजी आया था उसने नष्ट किया, गलत, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण उसका पीरियड भी अलग है, एकदम, और उसका रास्ता भी अलग था, एकदम, और उसके पहले 200 साल पहले ही खत्म हो चुका था, एकदम, एकदम। तो हर तरह से फिर ये जो निराधार है, एकदम, इसको हम अंतिम तौर पर स्वीकार करते हैं, एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जायसवाल, इस पर रोशनी डालने के लिए आपका धन्यवाद। अरे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कष्ट कर करके इतना समय निकाला और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा रखी है और मैं समझता हूं कि इससे और लोगों को भी लाभ होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.